हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम लोग पीटी 365 का जो डिस्कशन हमने शुरू किया था पार्ट 1 में उसे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन आगे लेकर जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था, उसके सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे और आज जो है कोशिश करेंगे पार्ट 2 में मैक्सिमम टॉपिक कवर किए जाएं। मैक्स टू मैक्स एक और पार्ट और रिलीज़ करूंगा। पार्ट 3 में जो है हम कंप्लीट करेंगे इस पीटी 365 को। जो नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो पीटी 365 का जो पार्ट 1 है हमारा देख सकते हैं, और जिनको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए ताकि जो है मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर सकूं और जो भी इश्यूज़ हैं अपने यहीं पर ख़त्म हो जाएं। एग्ज़ाम तक आपको लेके नहीं जाना है किसी भी डाउट को। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो अभी जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। अगर देखा जाए सबसे टिपिकल अगर कोई टॉपिक है तो पार्लियामेंट ही है। यही एक टॉपिक मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। बहुत सारी कमेटी, पार्लियामेंट्रीज कमेटी, उसके बाद अलग अलग मोशन, थोड़ा याद रखने में मुश्किल जाती थी, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको एकदम आसान भाषा में अलग अलग एनालॉजी के साथ आपको समझा सकूँ। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके साथ साथ हम कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात करेंगे। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसको समझेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अविश्वास प्रस्ताव फेस किया था मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उन्होंने फेस किया था रिसेंटली मॉनसून सेशन में। ठीक है, उन्हीं का जो सपोर्ट कर रही पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया था। उसके बाद जो है उनके अगेंस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, उनके अगेंस्ट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। ठीक, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो हम जानते हैं, इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको 2015 से 23 के बीच में कम से कम 4 से 5 बार सिमिलर क्वेश्चन। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसका रीज़न यही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? हमेशा जो सरकार बनती है वो कहाँ से बनती है? पॉपुलर हाउस लोकसभा से। 545 है, 272 प्लस 1, जो जिसके पास इतनी मेजॉरिटी वाले एमपी होंगे जिसके समर्थन में उनकी सरकार बनेगी। हमेशा 24/7 अगले 5 सालों तक ये 272 प्लस 1 का सपोर्ट होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। किस में रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा? किसके लिए? लोकसभा के लिए। और ये 272 प्लस 1 से अगर एक भी गिरा तो सरकार गिर जाती है। याद है क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिरी थी? बिल्कुल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, ये एक तरीके से सरकार का हमेशा चेक करते रहता है, चैलेंज करते रहता है कि सरकार मेजॉरिटी में है या नहीं है। और ये कौन यूज़ करता है? अपोजिशन पार्टी के मेंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर अपोजिशन पार्टी के मेंबर लेकर आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट ऑफ डे को रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा में ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है, क्योंकि सरकार कहाँ बनती है? लोकसभा, पॉपुलर हाउस से ही बनती है। प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो भी केवल लोकसभा में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ राज्यसभा लिख दिया जाए तो बिल्कुल आंसर गलत होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार खुद जो है जताती है कि देखो हमारी सरकार पे सारे एमपीज़ का विश्वास है जो हमें समर्थन कर रहे हैं। 272 से जितने भी एक्स्ट्रा एमपीज़ हैं, है ना, प्लस 1, इतनी हमारी मेजॉरिटी है। कोई भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं जब सरकार को लगता है कि उसे दिखाना चाहिए कि हमारी सरकार के पास बहुमत है और हम ये काम कर सकते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने किया था जब एफडीआई इश्यूज़ चल रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपना गवर्नमेंट ने जो है कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी और बताई थी कि हमारी सरकार जो है स्ट्रांग है और हम ये डिसीज़न ले रहे हैं
और बहुमत में है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट लेके आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन मेंबर्स जो एमपीज होते हैं वो लेकर आते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, ना किसी रूल बुक में दिया है ना संविधान में। ठीक है, लेकिन सेम मकसद यही है। इसका अगर आप बेसिस बोलेंगे तो वही हो जाएगा आर्टिकल 75(3), जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट अगर लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। कैबिनेट ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक, और रूल्स बुक में कॉन्फिडेंस मोशन कहीं पर भी नहीं है, कन्वेंशन है ये। ठीक, अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए कौन सा रूल है? 198। इसमें क्लियर कट दिए हुए हैं प्रोविज़न की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। स्पीचेस की बात करें, जब तक के लीव ग्रांटेड नहीं की जाती हाउस में तब तक के कोई भी स्पीच नहीं दी जा सकती इन द सपोर्ट ऑफ मोशन। तब तक के, है ना, कोई ना अपोजिशन का कोई भी मेंबर स्पीच दे सकता है, ना ही सरकार का, जब तक कि लीव ग्रांट नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपीट मोशन, मान लीजिए मॉनसून सेशन में अभी आया था और इस सेशन में सरकार ने अपना बहुमत दिखा दिया है कि हमारे पास मेजॉरिटी है। अब आपको फिर से ऐसा लगे कि बहुत सारे एमपी इनके जाने वाले हैं, तो उस सेशन में आप दोबारा से सेम मोशन नहीं मूव कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से सेम सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रिपीट किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूजुअल प्रोसेस फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले जो हाउस होता है वो एक्सप्रेस करता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमको डाउट है कि ये लोग बहुमत में हैं। स्पीकर एग्जामाइन करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बार के बिजनेस ऑर्डर में है क्या। जो पर्सन जिसने नोटिस दिया था उससे कहा जाता है, वो बेसिकली कहता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोगों ने जिसके लिए नोटिस दिया है उसके लिए लीव जो है ग्रांट की जाए। स्पीकर उसके बाद क्या करेगा? स्पीकर से कहता है ये मेंबर, और स्पीकर उसके बाद क्या कहेगा? बोलेगा कि कौन कौन है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में। अगर 50 से अधिक लोग, 50 या उससे अधिक लोग सपोर्ट करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तो लीव को ग्रांट करना पड़ेगा। और एक बार लीव ग्रांट हो गई तो डिस्कशन किया जा सकता है विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लीव। जिस दिन लीव ग्रांट की जाएगी, जिस दिन कहा जाएगा कि ठीक है मोशन कंडक्ट किया जाएगा, तो 10 दिन के भीतर नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। बराबर स्पीचेस होती है, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच देते हैं और उसके बाद फिर वोटिंग होती है आय और नो। अगर आय में 272+1 गिरे तो सरकार रहेगी, नहीं गिरे तो खेल खत्म। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर। ठीक है, जानते तो हो आप इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर आप ये भी बता सकते हो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंडिया में कोडिफाई हैं या नहीं है। मेंस में इस पे क्वेश्चन आया था, थोड़ा सोच के रखो। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है इस पे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 7 जज की एक बेंच जो है बनाई है, विच इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ इट्स 1998 जजमेंट इन पीवी नरसिम्हा राव केस। जो पीवी नरसिम्हा राव केस है उसके जो जजमेंट है उसको रिकंसिडर करने के लिए एक नई जो है 7 बेंच की पीठ बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो जजमेंट है उसके बारे में समझते हैं। ये किसके बैकड्रॉप में आया था? 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस। हुआ क्या था? पीवी नरसिम्हा राव की उस समय सरकार थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया गया और उसमें जो शिबू सोरेन थे जिनकी ये पार्टी थी और साथ में उनके, है ना, पार्टी के एमपी, उन पे आरोप लगे कि ये पैसा लेकर सरकार गिराना चाह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके। ठीक है, ये किसके ऊपर चार्ज लगाया गया? ये जन मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस में ये जन मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है शिबू सोरेन और वहाँ उसके जितने भी एमपी थे उन पे ये चार्जेस लगाए गए। ठीक, उसके बाद जब ये केस क्रिमिनल केस जो है फाइल किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया इनको, तो इन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल जो प्रिविलेजेस मिले हैं उसमें हमें इम्यूनिटी मिली हुई है कि हमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता, हम किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में वोट
कर सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी संविधान में दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्यूनिटी इनको मिली है उसे लीगली क्या किया है, अपहेल्ड किया है, ग्रांट कर दिया है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव केस में सही माना था कि जो इम्यूनिटी मिली थी उसके वजह से इनके जो चार्जेस हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस, उसको क्वैश किया जाता है, जैसे चाहें वैसे ये वोट कर सकते हैं। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 105 2 में 194 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 105 में एमपीज़ के लिए, 194 में एमएलएस के लिए ये प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी ग्रांट की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। उसी से रिलेटेड अब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया है सात बेंच की जो 7 जज की बेंच बनाई है? क्योंकि यार ये गलत है ना, ऐसा थोड़ी है कि ये तो हॉर्स ट्रेडिंग को आप सपोर्ट कर रहे हो इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, है ना। कोई भी सरकार गिरा रहा है, पैसे लेके करप्शन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर भी नहीं पा रही। और हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हमेशा ये जताते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट भी है ना। जो DY चंद्रचूड़ हैं उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो ये एक और लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है उनके कार्यकाल का। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं। It refers to legal immunity wherein legislator are granted protection against civil or criminal liability for certain action or statement made in the course of their legislative duties। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर कुछ लीगली इम्यूनिटी दी जाती है जिसके थ्रू कोर्ट जो है इन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इनके ऊपर नहीं जो है डाली जा सकती अगर ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जो कि इनकी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में इन्होंने किया है। अगर पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं उसके वजह से या सर्टेन वे में वोट डाल रहे हैं तो इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो सकते, ना ही सिविल चार्जेस हो सकते हैं। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। अगर इसका अंडरमाइन किया जाता है तो इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। कोई भी इंडिविजुअल ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं उसको अंडरमाइन करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो मान लीजिए कोई MP कोई ऐसी रिपोर्ट है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और उसको लीक कर देता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। मान लीजिए कि वो जो स्पीकर है उसकी इम्पार्शलिटी पे सवाल उठाता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसी को वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज़ करता है अपने साथ वाले MPs का तो भी ब्रीचेस ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना। तो अभी मैं उस पर भी बात करूँगा, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है उसके एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तक के पार्लियामेंट में कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है, हालांकि संविधान में ज़रूर लिखा गया है कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है जिसके थ्रू सारे प्रिविलेजेस को हम क्या कर सकते हैं, एक लॉ के अंदर कोडिफाई कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है। पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी होती है ये डिसाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर कंडक्ट या एक्ट ब्रीच है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं होती है इससे रिलेटेड चीज़ें डिसाइड करने में, ठीक है। A member of the house can raise a question involving a breach of privilege with the consent of chairman। कोई भी मेंबर रेज कर सकता है ना। अगर उसके फ्रेंड के साथ वाले MP के साथ अगर कुछ घटना हुई, किसी ने कुछ बोल दिया तो दूसरा भी जो है बोल सकता है। स्पीकर से बस उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इशू उठा सकता है। तो ब्रीच ऑफ ये जो प्रिविलेजेस हैं ये दिए क्यों हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ है उसको MPs और MLA बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली क्या करें, उसको फॉलो करें, है ना। अगर कोई डर होगा, किसी का डर होगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर सकते, तो विदाउट फियर अपनी ड्यूटीज़ कर पाएँ इसलिए उन्हें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसके पीछे का रैशनल है बिहाइंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब 5 सोर्सेज हैं प्रिविलेज के लिए, ठीक। कहाँ कहाँ दिया है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में क्लियर कट दिए हुए हैं और 194 में दिए हैं किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो MPs के प्रिविलेज 105 आर्टिकल में, MLA के प्रिविलेज 194 आर्टिकल में। आर्टिकल 1052 में क्या कहा गया है? नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ publication of any report, paper, votes and proceedings by or under the authority of either house of the parliament। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पर्सन कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कोई पेपर पब्लिश कर रहा है, वोट दे रहा है सर्टेन वे में,
तो ये सारी चीज़ों के लिए उनके ऊपर किसी भी तरह का केस कोर्ट में नहीं चल सकता। सिमिलर प्रोविज़न आपको 194(2) में भी मिल जाएगा, जिसमें एमएलएस के लिए ये प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 1052 में क्लियर कट कहा है कि नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमेटी। जो ऊपर बात की गई थी सिमिलर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा होती है, कुछ भी बोलो, जो मन में आता है वो बोलो। एमपी के पास आपसे ज़्यादा फ्रीडम है। आपके पास आर्टिकल 119 में है, उसके पास 105 में फ्रीडम दी हुई है, जो मन में आए बोल सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे आर्टिकल 128 में कहा गया है कि वो जो जजेस हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकता जब तक कि उसके रिमूवल की बात ना चल रही हो। अदरवाइज जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 118 में रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है, जिसके थ्रू भी छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन कैसी, मतलब यार कुछ भी बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि गाली देना चालू कर दे। तो मर्यादा रखने वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो 118 आर्टिकल में दी गई है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आर्टिकल 122 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 122 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कैसे चल रही है, इसमें किसी भी तरीके की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह के कोर्ट नहीं कर सकते, मेनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिजिड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, कि इसमें प्रोसीजर फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मामला है, पार्लियामेंट के अंदर की बात है। बाहर कोर्ट में कोई भी जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 122 इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप तो जानते हो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू उनका फेवरेट है, बोल देंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है और हम इंक्वायरी कर सकते हैं। देखना अभी आगे आएगा कहीं ना कहीं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, जो सोर्स है वो क्या है, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक, तो कुछ ऐसे लॉ हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए जो कि इसके सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। सीआरपीसी 1908 में जो सीआरपीसी 1908 है उसमें जो है क्लियर कट दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेटर है उनको फ्रीडम है अरेस्ट में इन एनी सिविल केसेस 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजमेंट ऑफ हाउस ऑल ऑल्सो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस। क्या कह रहे हैं, सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल केस में किसी भी एमपी को या फिर लेजिस्लेटर एमएलएस को क्या नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाला जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रिमिनल केस में इस तरह की इम्यूनिटी नहीं है ना। अगर छोटे मोटे क्राइम किए हैं सिविल केसेस में, है ना, किसी से घपला उपला कर दिए, करप्शन कर दिए तो चल जाएगा। लेकिन अगर मर्डर करके आ गए हो तो भैया फिर तो जाना पड़ेगा जेल, है ना। ऐसी कोई इम्यूनिटी आपको पार्लियामेंट लॉ से नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट सोर्स क्या है, रूल ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो अगला सोर्स है, कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं जिसके थ्रू भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के पास एक राइट होता है कि अगर कोई भी मेंबर अरेस्ट हो गया है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुरंत पार्लियामेंट को पहुंचाई जाए। ठीक है, कन्विक्ट हो गया है, इम्प्रिजनमेंट हो गया है या फिर अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, ऐसी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, उस पार्लियामेंट के पास राइट होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है जो स्ट्रेंजर्स है उसको भी बाहर कर सकती है। इसको बोलते हैं राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, ताकि जो डिस्कशन हो वो फ्री और फेयर डिस्कशन हो सके। जितने भी हाउसेज हैं, है ना, बहुत सारे बाहर से भी लोग आके बैठ जाते हैं, जैसे आप लोगों के दोस्त हैं, है ना, वैसे ही वहाँ पर भी दोस्ती में, है ना, पार्टी वार्टी होती है चाय वाय पीने के लिए, तो बाहर से भी लोग आ जाते हैं आपके ग्रुपिंग में। जो एमपी नहीं है वो भी आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेंजर्स को बाहर करने का भी राइट होता है पार्लियामेंट के पास। ठीक, अब बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे सोर्सेज हो जाएंगे जहाँ से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की पावर आती है। ये सारे क्या हो जाएंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के प्रोविजंस हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस से। तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है वो क्या होता है, इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट और हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इट्स मेंबर इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। ठीक है, ये ऐसी एक्ट हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें जो एमपी कर रहे हैं किसी और एमपी की परफॉर्मेंस गिराने के लिए, या फिर इस तरीके से ऐसा कोई एक्ट जिससे
पार्लियामेंट्री की डिग्निटी जो है कम करी जा रही हो, है ना, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एमपी हो या फिर बाहर का कोई पर्सन, और पार्लियामेंट के बारे में बहुत ख़राब चीज़ें बोल रहा है, स्कैंडलस चीज़ें जो है कह रहा है, जिससे पार्लियामेंट की गरिमा जो है ख़त्म हो रही है, या पार्लियामेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है सज़ा दी जा सकती है। तो पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी होती है, ब्रीच है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, सॉरी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, कोर्ट नहीं, हाँ, ये याद रखना है अपने को। हाउस कैन कमिट एन ऑफेंडर टू कस्टडी और प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस सेशन। जो हाउस सेशन चल रहा है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, किसके द्वारा, हाउस के द्वारा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होता है तो। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में ये सारे जेल वेल के प्रोविजंस तो नहीं है भाई, है ना। तो ब्रीच होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सस्पेंड करेंगे, लेकिन कंटेम्प्ट होगा तो जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जेल भेजते हो तो हमारी एंट्री तो होगी। हालांकि जो पार्लियामेंट है उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे, आप जो है बीच में नहीं आएंगे हमारे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को तो आना ही है कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। ऐसी एक केस में पार्लियामेंट ने साउथ में एक कार्टूनिस्ट है उनको जेल करवा दी थी, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर। उसके कारण उनको जेल हो गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, कि बोला कि ये सटायर था। पार्लियामेंट ने थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट किया उसके लिए, और उसके बाद उनको क्या किया, छोड़ दिया गया, ठीक। अगर कोई एमपी गलती से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में गिल्टी पाया जाता है तो उसको तो बाहर कर देते हैं, सीधे एक्सपल्शन किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। एक्सपल्शन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? सस्पेंशन मतलब यार उस सेशन के लिए उसको बाहर किया, एक्सपल्शन मतलब उसकी सदस्यता ख़त्म, उसे हाउस से ही बाहर कर दिया। जैसे कि क्लासरूम में होते थे, है ना, 10 दिन के लिए कुछ भी कांड कर दिए, 10 दिन के लिए अब स्कूल नहीं जा सकते, और अगर एक्सपेल कर दिए तो स्कूल से टीसी मिल जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पर अगर एमपी गलती से जो है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में पकड़ा जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर। कौन है अभी रिसेंटली जिनके साथ ये हुआ है, एक्सपल्शन हुआ है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से तो, महुआ मोइत्रा, है ना, इनको तो सब जानते हो। कहाँ की एमपी हैं ये? टीएमसी की ये एमपी है, ठीक है। रिसेंटली लोकसभा में इनको एक्सपेल किया गया है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एथिक्स कमेटी। क्या कहा गया है? इन्होंने जो है बेसिकली इन पे क्या एक्यूजेशंस थे, इन्होंने कैश लिया है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। कैश फॉर क्वेरी जो स्कैंडल है, जो पहले भी हो चुका है 2005-06 में, जिसमें बीजेपी और बाकी पार्टी के अन्य एमपी जो है पकड़ाए थे और उन्हें भी एक्सपेल कर दिया था, उसी तरह का जो यहाँ पर स्कैंडल हुआ है। और महुआ मोइत्रा को जो कमेटी, एथिक्स कमेटी ने उन्हें गिल्टी माना है, और उसके बाद लोकसभा में उन्हें क्या किया गया, उनको एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल कर दिया मतलब अब उनकी सदस्यता जा चुकी है, अब ऐसा नहीं कि वो इस सेशन के लिए गई हैं, अब ख़त्म, अब वो एमपी नहीं रही, ठीक। एथिक्स कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं पहले। एथिक्स कमेटी इस्टेब्लिश कब हुई थी? राज्यसभा में 1997 में हुई थी, और लोकसभा में 2000 में हुई थी। 15 मेंबर होते हैं जो कि स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। हम यहाँ पर लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसकी बात कर रहे हैं। इनका जो टेन्योर होता है 1 साल से अधिक नहीं होता। इनका काम क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, या फिर इनको जो भी कंप्लेंट जो है भेजी जा रही है किसी भी मेंबर के बारे में, तो उसमें रिपोर्ट देना। जैसे इस केस में महुआ मोइत्रा के लिए इन्होंने रिपोर्ट दी थी और रिकमेंडेशन दी थी कि इन्हें एक्सपेल किया जाए या ना किया जाए। ज़रूरी नहीं है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट फॉर एक्सपल्शन, है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार एथिक्स कमेटी को भेजा ही जाए कि आप जांच करिए, डायरेक्ट भी एक्सपेल किया जा सकता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एक्सपल्शन देखते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे जो है हम एमपीज को एक्सपेल कर रहे हैं। एन एमपी फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम हाउस और फेस एक्सपेल्शन। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऊपर देखे थे और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस वो भी ऊपर देखे थे। अगर दोनों के लिए एमपी को गिल्टी माना जाता है तो उसको एक्सपल्शन किया जाएगा। और क्या करना होता है उसके लिए? सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लगती है, एक रिजोल्यूशन पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से 50+1 से, और वो एमपी क्या हो जाएगा? एक्सपेल हो जाएगा, अगर ये पास हो जाता है तो, ठीक है। लीगल बेसिस क्या है एक्सपल्शन और सस्पेंशन का, वो देख लेते हैं। टू एंश्योर स्मूथ प्रोसीडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर टू फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, ठीक है। जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, इनके पास पावर होती है
कि अगर मान लो कोई बहुत हुड़दंग मचा रहा है तो तुरंत उसको जो है क्या कर दो, हाउस से बाहर कर दो। जैसे क्लास में करते हैं ना, बहुत मस्ती कर रहे हैं, टीचर उसे क्लास के बाहर कर देता है, बोले आज तुम कोई भी क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो आज के सेशन से तुरंत विड्रॉ कर दिया जाता है एमपी या फिर एमएलएस को। इन केस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, अगर बहुत ही ज़्यादा अगर बच्चा बदतमीज़ है तो उसको क्या करेंगे, उसको बचे हुए सेशन के लिए बाहर कर देंगे, अगले 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बाहर कर देंगे। और उसने और भी ज़्यादा किया तो उसको फिर स्कूल से ही एक्सपेल करना पड़ता है। तो सिमिलर वे में एमपी को भी अगर बहुत ज़्यादा करता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ये एमपी बनने लायक ही नहीं है, अनफिट फॉर मेंबरशिप, उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू सस्पेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे रूल हैं। रूल नंबर 373, ये बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एम्पावर कर रहा है कि किसी भी एमपी को रिमाइंडर फॉर द डे के लिए सिटिंग से बाहर कर दिया जाए। रिमाइंडर डे के लिए मतलब बहुत हुड़दंग मचा रहा है तो बचा हुआ सेशन उसी दिन के लिए उसे बाहर कर दो कि तुम क्लास से बाहर निकलो। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है 374, उसमें क्या है, इसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं उसको रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, उसको सस्पेंड कर सकते हैं कि तुम्हारा भाई हो गया, अब तुम इस सेशन में ही लायक नहीं हो, इतना तुमने जो है मचाया है, तुम्हारा जो एक्सट्रीम जो है मिसकंडक्ट है, ठीक है। और 374 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में लाया गया था। इसमें स्पीकर के पास पावर है कि वो बस एक एमपी का नाम लेगा, जैसे ही एमपी का नाम लेगा वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा मिनिमम फॉर द 5 डेज और द रिमेनिंग ऑफ द सेशन, दोनों में से जो भी कम होगा उसके लिए इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो 374A है इसमें किसी रिजोल्यूशन को पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली बस नाम लिया और ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं एमपीज़। 374A अगर रूल यूज़ किया जाता है तो ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे एमपीज़ को 100 150 एमपीज़ को जो है सस्पेंड किया गया है रिमाइंडर ऑफ द सेशंस के लिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। अब राज्यसभा के रूल देख लेते हैं। इसमें भी चेयरमैन को अलाउ किया गया है कि वो किसी को भी विड्रॉ कर सकता है एक दिन के लिए, तुरंत बाहर कर दिया अगर बहुत ज़्यादा उसके कंडक्ट डिसऑर्डरली कंडक्ट है। रूल 256 में क्या दिया है, वही सस्पेंड कर सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन रिमाइंडर ऑफ द सेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस सेशन में अगले सेशन के लिए भी सस्पेंड, ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ इसी सेशन में सस्पेंड करना होगा। 374A जैसा कोई प्रोविजंस राज्यसभा में नहीं होता है। इसका मतलब जब तक कि आप मोशंस नहीं लाएंगे, पास नहीं करेंगे, तब तक के ऑटोमेटिकली नाम लेकर के किसी को राज्यसभा में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक। आर्टिकल 122 अभी डिस्कस किए थे, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कोर्ट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आप आदत तो जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू बहुत पसंद है। इन राजा रामपाल केस, ठीक, राजा रामपाल केस में उन्होंने एक्सपल्शन ऑफ राजा रामपाल को अपहेल्ड किया था, लेकिन कहा था कि अगर सब्सटेंशियल इलीगलिटी रहेगी प्रोसीडिंग्स में तो वो जुडिशियल स्क्रूटिनीज के बाहर नहीं रहेगी, वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू रहेगी। ये राजा रामपाल केस में 2007 में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट आता है जिसमें 122 आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो सही रहेगा, और दूसरे इसमें स्टेटमेंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू अलाउ है, तो वो भी सही रहेगा, दोनों ही सही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मत करना कि पहले वाले को गलत कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो तो सही है ही कि जो है कोर्ट किसी भी तरीके की इंक्वायरी नहीं करेंगे, लेकिन बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट, बीइंग अ हाईएस्ट जुडिशरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आदत है उसे तो हस्तक्षेप करना ही है, और जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो करेगा। तो जुडिशियल रिव्यू अलाउ ज़रूर है, लेकिन कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन तो नहीं दी है। समझ में आए, तो दोनों करेक्ट कहलाएंगे, इसको याद रखना है। एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन आर नॉट सेम, ये याद रखिए, एक्सपल्शन और डिस्क्वालिफिकेशन सेम नहीं होते। एक्सपेल किया तो स्कूल से बाहर चले गए, और डिस्क्वालीफाई किया तो किसी भी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है, पूरे जगह से जो है खेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाओगे जब तक कि आप जो है जेल वेल में डले हुए हो या फिर किसी और कारण से एक्सपेल हुए हो, ठीक। तो यहाँ पर आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, लेकिन एक्सपेल्शन हो गया
तो आप वापस चुनाव लड़ सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है कंडक्ट सुधार लो, है ना, और दोबारा चुनाव लड़ो और दोबारा जीत के आओ, दोबारा एमपी बन जाओगे और फिर से हुड़दंग कर सकते हो अगले बार अगले बार एक्सपेल होने के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से हो सकते हैं लॉ मेकर, उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। आरपीए एक्ट 1951, कुछ याद आ रहा है क्या। राहुल गांधी अभी जो है बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिलीफ दिया है, स्टे लगा दिया है, नहीं तो उसकी मेंबरशिप चली गई थी, है ना, 2 इलेक्शन तो लड़ ही नहीं पाता भाई। तो आरपीए के जो सेक्शन 84 है उसमें लॉ मेकर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर वो जेल हो जाती है, उसको कम से कम 2 साल की सज़ा होती है, तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लालू यादव 4 साल की सज़ा हुई थी उसको, ठीक है, और 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, तो कितने साल, 10 साल के लिए भाई साहब बाहर, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो डिस्क्वालीफाई हो गए तो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाओगे। 10 शेड्यूल में भी दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन। कौन करता है डिस्क्वालीफाई 10 शेड्यूल के हिसाब से, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो, स्पीकर और चेयरमैन। वो भी अगर डिफेक्शन करोगे, दगा करोगे पार्टी के साथ, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 102 और 191 में डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जया बच्चन केस, जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। इसके अलावा अगर आपका जो दिमाग है वो पगला जाए, इंसॉल्वेंट माइंड हो जाए, या फिर आपके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये हमारे कुछ क्या हो जाएंगे, प्रोविजंस हो जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन वाले। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। रिसेंटली जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, उन्होंने जितनी भी पेटिशन थी सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस अंडर द एंटी डिफेक्शन, उसे डिसमिस कर दिया है ना। सबको तो पता ही है महाराष्ट्र में जो तांडव चल रहा था, पता है ना, महागठबंधन जो इनकी महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट थी, उसको गिरा दिया गया। शिवसेना पार्टी जो है उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई, दूसरी शिवसेना बन गई है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाला जो केस चल रहा है, ठीक, इसके बारे में तो हम जानते हैं। तो उसी के बाद जो है महाराष्ट्र स्पीकर ने, है ना, उन्हें पेटिशन डाली गई थी, उद्धव ठाकरे वाली जो पार्टी है उसने, कि ये जो एमएलएज हैं जो इधर स्विच कर गए हैं, इनको सबको डिस्क्वालीफाई करो। वो पेटिशन को खारिज कर दिया गया है। जब भी कोई डिफेक्शन करेगा तो उसके लिए जब तक आप पेटिशन नहीं डालोगे तब तक के ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। क्यों आया ये, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अरे कोलिशन सरकार बन रही थी, कांग्रेस हो गई थी कमज़ोर, और लोगों को पैसे की और पावर की जो भूख है वो तो थी ही इंडिया में, हमेशा से है और आगे भी रहेगी। तो करप्शन बहुत हो रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत हो रही थी। एक पर्सन सुबेरे किसी पार्टी के साथ, शाम को किसी और पार्टी के साथ, रात में किसी और सुबेरे दूसरे दिन किसी और। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सरकार बार बार गिर रही थी, बार बार बन रही थी। सबको प्रधानमंत्री बनना था, सबको सीएम बनना था। इन चीज़ों को रोकने के लिए, डिफेक्शंस को रोकने के लिए क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया 1985 में। राजीव गांधी की उस समय सरकार थी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ये लाया गया, इसके थ्रू 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे कौन जवाब देगा, केवल कौन डिसाइड करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, जजेस भी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीइंग सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करेंगे इस पे। डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है, अ मेंबर वॉलेंटरी गिव अप इस पार्टी मेंबरशिप। अगर आपने अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी जानबूझ करके, तो आपको जो है डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन उसे किया जा सकता है। डिफेक्शन माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे, ठीक। रेजिग्नेशन भी अगर देते हो तो भी जो है इसे क्या माना जाएगा, वॉलेंट्री गिव अप हिज पार्टी मेंबरशिप में ही इसे माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपने पॉलिटिकल पार्टी, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने आपको सर्टेन वे में वोट करने के लिए बोला और आपने उससे अदर वे में वोट कर दिया, है ना। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर कॉन्सेंस वोट होता है, उसमें जैसे चाहे एमपी वैसे कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और कांग्रेस के एमपी बीजेपी को वोट डाल दिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों डिस्क्वालीफाई किया जाएगा यार, पॉलिटिकल पार्टी आप कांग्रेस से लड़के आए, आपने उसका जो है नाम यूज़ किया, आपने उसका क्या यूज़ किया, चिन्ह यूज़ किया। जो वोटर्स हार्डकोर वोटर्स हैं, हालांकि आजकल बहुत कम बचे, पर जो हार्डकोर वोटर कांग्रेस के, उसने भी आपको वोट दिया। तो जब सारी चीज़ उनकी इस्तेमाल की, पैसा, नाम, सब कुछ, अब किसी और को वोट दे रहे हो, तो ये तो
झूठ, मतलब ये तो दगा करने वाली बात है ना। तो ये सही चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आपको बाहर कर देना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर पार्टी ने आपको माफ़ कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो आपका खेल खत्म, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन वही पेटिशन करनी पड़ेगी, उसके बाद स्पीकर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर become disqualified if he joins any political party after such an election। इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये सरकार में रहते हैं, है ना, बाहर से सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, वोट देते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अनॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स अ सीट नहीं ले सकता। इसका मतलब शुरू के 6 महीने में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा का, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनमें से, जैसे सचिन तेंदुलकर 6 महीने में कर लिया तो कर लिया, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता वो, ये थोड़ा अजीब सा है ना। इसमें थोड़ा लॉजिक मुझे उतना समझ में नहीं है। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं यार, एक्सेप्शन क्या क्या है, किन किन को, है ना, पार्टी मेंबरशिप छोड़ने के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, पहले वो देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये अगर ऐसे कोई भी एमपी, है ना, ये पद पर आ जाते हैं तो वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर सकते हैं, और दोबारा जो है जब उनका स्पीकर का पद चला जाएगा तो वापस पॉलिटिकल अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी इम्पार्शलिटी को एंश्योर किया जा रहा है कि ये बिना अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार बनी है उसका समर्थन ना करें, और अपने जो फंक्शन है अनबायस तरीके से कर पाएँ। इसलिए वो अपने जो पार्टी है उससे भी, अपने पार्टी से क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी सिर्फ एकमात्र ऐसे एमपी थे जो कि स्पीकर बने थे और उन्होंने अपनी पार्टी से रिज़ाइन किया था, लेकिन उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ था ही नहीं, ठीक है, 70s या 60s लेट की ये बात है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज कर जाती है, प्रोवाइडेड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर आर इन फेवर, तो ये मर्जर कहलाएगा, और इसमें भी क्या नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। पहले स्प्लिट, अगर 1/3 स्प्लिट करती है तो उसे भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसे बाद में रिमूव कर दिया गया एक्सेप्शन से, ठीक। अब सिर्फ मर्जर रह गया है। मर्जर के हिसाब से जो 2/3 लेजिस्लेटर हैं, अगर वो फेवर में है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, मर्ज कर सकती है, उसे डिस्क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक लूप होल है, वो बताता हूँ। पिछले बार अशोक गहलोत की सरकार थी, बीएसपी के 6 एमएलए थे, ठीक है। अब नेशनल पार्टी इनके कांग्रेस से ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये 6 एमएलए कांग्रेस पे चले गए और कहा कि हम लोग तो 100% मर्ज मारें, ठीक है, पूरे 6 के 6 आ गए, और लेजिस्लेटर 100% मर्ज मारें, इसका मतलब हम लोगों पे डिस्क्वालिफिकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो मर्जर है। लेकिन नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टी है बीएसपी, उनने मर्ज करने से मना कर दिया, वो क्यों मर्ज करेंगे भाई, ठीक। तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये वाले पर्टिकुलर प्रोविज़न को, ठीक। अभी जैसे लॉ में किसी भी तरह की टाइम लिमिट नहीं दी गई है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि एंटी डिफेक्शन केस जो है इतने महीने में आपको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी पेटिशन आएगी वो आराम से डिसाइड करते हैं, साल भर, 2 साल, जितना मन चाहे, ठीक। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक केस में कहा था कि जो स्पीकर है उन्हें नॉर्मली 3 महीने के अंदर डिसाइड करना होगा, जब से पेटिशन फाइल की गई है उसके 3 महीने के भीतर में, कि उस या तो आप उसे डिस्क्वालीफाई कीजिए या उसे डिस्क्वालीफाई मत कीजिए। जैसे यहाँ पर स्पीकर ने किया है, पेटिशन को खारिज कर दिया, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो स्पीकर हैं वो पार्टीसन बिहेवियर रख रहे हैं, अपनी जो पार्टी है जिसकी सरकार से वो चुन के आए हैं, है ना, जिसकी सरकार बनी हुई है, जो बहुमत में है, जिससे वो चुने हुए हैं, उसको वो समर्थन करते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं। इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन की पावर किसी एक परमानेंट ट्रिब्यूनल को देना चाहिए। एआरसी में ये पावर जो है इलेक्शन कमीशन को देने की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा क्योटो होलन वर्सेस जासी हिलू केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई एंटी डिफेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, सबके सब अंदर जुडिशियल रिव्यू के आते ही हैं, ठीक। अब इसमें विप की बात कर लेते हैं। विप को रिकॉग्नाइज़ किया गया है 10 शेड्यूल में।
रूल 2 में ये माना गया है कि अगर कोई भी मेंबर विप की बात नहीं मानता है, उसके बताए हुए निर्देश के उल्लंघन करता है और किसी और जगह वोट डाल देता है, तो उसको क्या करा जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो पार्लियामेंट्स में दो तरीके से विप डिफाइन की जा सकती है। एक तो रिटर्न ऑर्डर फॉर पार्टी मेंबर, जो रिटर्न में ऑर्डर दिया है कि सर्टेन वे में आपको वोटिंग करनी है, वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी विप कहते हैं। या फिर एक डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है जो ये सारे तरह के डायरेक्शंस देता है, ये दोनों को विप कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रिटिश प्रैक्टिस है और इंडिया में भी कन्वेंशनली फॉलो हो रही है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ऑर्डिनेंस मतलब 123 और 213, याद है ना आर्टिकल, याद होने चाहिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक रीसेंट एनालिसिस आया है जिसमें कहा गया है कि रिसेंटली जो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो बहुत कम हो गया है 2019 से। इनफैक्ट 2022 की बात करेंगे तो ये पहला ऐसा ईयर है जिसमें कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं किया गया है। ऑर्डिनेंस की अगर हम ट्रेसेस की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है, ट्रेसेस हमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1935 में दिखाई देते हैं। कब जो है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, जब आइदर ऑफ द सेशन, आइदर मतलब दोनों में से कोई भी एक, या फिर दोनों सेशन में नहीं है और कोई बहुत इमरजेंसी वाला मुद्दा है जिस पे लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, उस समय जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस में प्रेसिडेंट के नाम से ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ठीक, आर्टिकल 123 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट दी हुई है, 213 में पावर ऑफ गवर्नर दी हुई है, जो प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस जब सेशन में नहीं है हाउसेस। ठीक है, इसका सेम इफेक्ट होता है जैसे कि एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का होता है, बस ये टेम्पररी नेचर का होता है। जब भी सेशन शुरू होगा उससे 6 महीने के भीतर अगर ये है ना एक्ट बन गया तो ठीक, अगर नहीं बना तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक्सपायर हो जाता है। मान लो दो हाउसेस हैं और दोनों अलग अलग डेट पे उनके सेशन शुरू हो रहे हैं, तो जो सेकंड वाला होगा उससे 6 वीक अपन गिनेंगे, है ना। लोकसभा पहले हो गया, राज्यसभा बाद में हो, तो राज्यसभा जिस दिन हुआ उससे 6 हफ्ते गिने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे भी लैप्स कर सकता है ना, अपने आप 6 हफ्ते में हुआ तो लैप्स हो जाएगा, या फिर जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है वो खुद भी विड्रॉ कर सकता है, सरकार खुद भी विड्रॉ कर सकती है, काम हो गया अब ज़रूरत नहीं है तो विड्रॉ कर लिया। जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस लाया था मोदी गवर्नमेंट ने, जो उनका NDA 1 था, उसमें अपने आप जो है कुछ समय तक के उसे एक्सटेंड किए 6 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो एक्सटेंशन बंद हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने खुद से विड्रॉ कर दिया। ठीक, बोथ हाउसेस अगर डिसअप्रूव कर देते हैं तो भी जो है ये ऑर्डिनेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में डिसअप्रूव करती है और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो एग्री करती है ना, पास करेगी सिंपली 50% + 1 से रिजोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में लॉ ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जो इनको दिया गया है, जैसे कि यूनियन लिस्ट में है वही उसी में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है, कॉन्करेंट में ला सकती है। स्टेट वाले सिर्फ स्टेट और कॉन्करेंट, समझ में आया क्या। जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता जहाँ पर प्रेसिडेंट का रेफरेंस है, अगर लाएगा तो उसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केसेस में आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते और लाओगे तो फिर आपको अप्रूव कराने के लिए प्रेसिडेंट को भेजना पड़ सकता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस देख लेते हैं। एक तो तीनों केस के नाम याद रखो, ऐसे पूछ सकता है, RC कूपर केस, DC वाधवा केस और कृष्ण कुमार सिंह केस रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर आएगा ऑर्डिनेंस। RC कूपर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में क्या कहा गया था, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है प्रोमलगेट करने का ऑन द ग्राउंड ऑफ इमीडिएट एक्शन वॉज रिक्वायर्ड, ये भी चैलेंज किया जा सकता है कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर है या नहीं है, इस ग्राउंड पे भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो ऑर्डिनेंस है उसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ करना चाहिए, इसे रिप्लेस नहीं करना है, पार्लियामेंट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 में कहा गया था कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट है उसे भी चैलेंज किया जा सकता है कि एक्चुअल में जो है ज़रूरत है ऑर्डिनेंस की या नहीं है। ये सब क्या है, ग्राउंड है ऑर्डिनेंस के, जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, प्रोमलगेट करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली पार्लियामेंट ने 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जो सेक्रेटेरिएट है वो इस पीरियड में पार्लियामेंट का कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर रहा है, लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ टू हाउसेस रहा है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इससे रिलेटेड? ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। आर्टिकल 98 क्लियर कट दिया हुआ है कि हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अलग अलग सेक्रेटेरिएट स्टाफ होना चाहिए। और प्रोविजंस दिए हुए 98 में कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनल अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द आइदर हाउस। ठीक, तो जो भी स्टाफ होगा उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी सैलरी, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें लॉ के थ्रू क्या किया जा सकता है, लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा और डिसाइड किया जा सकता है। अभी तक के ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया है, रूल से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउ द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी पोस्ट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। सिमिलर 187 में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए प्रोविज़न है। इनिशियली काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कहा जाता था। ठीक, इसको राज्यसभा कर दिया गया, इसको लोकसभा नाम कर दिया गया। 1952 में ये एग्जिस्टेंस में आए थे फर्स्ट इलेक्शन होने के बाद। ठीक, 1954 में नाम बदल दिया, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट कर दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, अलग अलग सर्विसेज 10 सर्विसेज में डिवाइड किया है फंक्शनल बेसिस पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट को। ठीक, स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीकर और चेयरमैन है वो नई पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 की अगर पोस्ट होगी तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा कौन उठाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो उठाएगी, बजट की भी तो इम्पॉर्टेंस है कि बस अपने मन से क्रिएट कर देंगे। ठीक, कौन क्रिएट कर रहा है, स्पीकर और चेयरमैन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउस होल्ड इक्विवेलेंट रैंक टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसके इक्विवेलेंट जो रैंक होती है वो किसकी होती है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउसेस की होती है। अलग से सेक्रेटरी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, लेकिन अगर आप टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में देखेंगे तो सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसकी जो 11th पोजीशन है और जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी जो पोजीशन है वो 23rd है, लोकसभा और राज्यसभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं यार, इनका काम है एड एंड एडवाइस करना पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं हाउस में उसको स्मूथली चलाना, ये सारे काम करते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जनरली क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल के बारे में, इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 60 साल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ही इज़ आंसरेबल ओनली टू स्पीकर, सिर्फ स्पीकर अगर लोकसभा का है और चेयरमैन अगर राज्यसभा का है। तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो केवल और केवल किसके लिए आंसरेबल होते हैं, स्पीकर और या फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं। ठीक है, ही कैन समन मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में मेंबर्स को समन भी कर सकते हैं, बुलावा भी दे सकते हैं। ठीक है, ही कैन पास ऑर्डर इन स्पीकर नेम, स्पीकर के नाम से ये ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। इनके एक्शन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, ना ही हाउस में और ना ही उसके बाहर। इतनी सारी जो है इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, शायद ये रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं इलेक्शन में, एक बार ये देख लीजिएगा, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटेरीज, ठीक है, स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हमने बात कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल, दोनों जगह पे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों जगह अलग अलग होते हैं। और जो स्पीकर होते हैं उनके पास अल्टीमेट जो है पावर होती है कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटेरिएट को, और एक अलग से रूल्स हैं जिसके थ्रू इनकी कंडीशन डिसाइड होती है। हाँ, ये याद रखना है, ये जो रूल है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के नाम से प्रोमलगेट है, कंसल्टेशन किसका होता है? स्पीकर का, ठीक। तो ये आपको पूछा जा सकता है, अरे यार अपने यहाँ सारे रूल्स प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, अलग से लॉ नहीं बनाया गया है। सिमिलरली राज्यसभा की भी कंडीशंस जो है डिसाइड की है 1957 रूल्स में, जो सेक्रेटेरिएट के लोग हैं उनकी सर्विस कंडीशंस, ठीक है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अब हो चुकी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब ऊपर से पावर जो है किधर जा रही है? नीचे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब केंद्र सरकार से पंचायत की तरफ पावर गिर रही है, ठीक। बॉटम अप अप्रोच ली जा रही है, इससे गवर्नेंस क्या होता है? इम्प्रूव होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड दिखा, इसका मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब, ये यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन आया था, बराबर पूछा था वहाँ पर कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो क्या शो कर रहे हैं। एक ऑप्शन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लिखा था, बहुत लोग एक्साइटेड हो गए, उन्होंने लगा दिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस या गवर्नमेंट होती है। रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेशन की तरफ हम क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये टर्म याद रखिए, एज इट इज़ पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है? प्लेबिसाइड, रिफरेंडम जो ब्री एग्जिट हुआ था, उसमें क्या किए थे? एक मुद्दे पे या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये सब क्या है? डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्ट कर दी जाती है केंद्र सरकार से लोकल गवर्नमेंट के पास, सच एस पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ 1950s के बाद से ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। आर्टिकल 40 में भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए हुए हैं डीपीएसपी में, जिसमें बात की गई थी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, सरकार जो है आगे चल के बनाएगी। और उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि ये स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत जो है डेवलप की जा रही थी, ठीक। पहली जो पंचायत थी राजस्थान नागौर, जानते होंगे, ठीक। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, जिसमें फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और म्यूनसिपालिटीज़ को, और इसके थ्रू हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या किया गया? 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से आर्टिकल का अमेंडमेंट एक्ट थे? 73 थर्ड और 74th, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, यूपी पीसीएस वगैरह में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। 73 में क्या था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे। पार्ट 9 को ऐड किया गया था, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के जो है प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए थे। शेड्यूल 11 ऐड किया था, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं ऑफ पंचायत। ये जो आइटम्स हैं इसमें स्टेट जो है के पास पावर है कि वो कौन कौन से आइटम जो है पंचायत के लिए छोड़े, है ना। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। लेकिन अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो हर जगह 3 टायर सिस्टम है ना। यूनिफॉर्मिटी बाय एंड लार्ज, कुछ जगह एक्सेप्शंस भी आपको देखने मिलेंगे। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन नगर पंचायत, ठीक, म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो मेयर वाले इलेक्शन, हाँ ये सब, इसको क्या कहा जाता है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। पार्ट 9A जोड़ा गया, 243P से 243ZG तक के प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए। 12 शेड्यूल मेनली किससे रिलेटेड है? हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम है म्यूनसिपालिटीज़ में, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो कुछ प्रोविज़न मैंडेटरी थे जिसको फॉलो करना था सारे स्टेट को, कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते थे? स्टेट के। तो हर जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस अपनाए गए हैं, ठीक है। कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ नॉर्मल हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहली कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इन्होंने 3 टायर इंस्टीट्यूशन की बात की थी पंचायती राज के अंदर भी, ठीक।
नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी 1977-78, जनता दल गवर्नमेंट के समय में 2 टायर इंस्टीट्यूशन की इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 3 टायर 2 टायर समझ में आता है ना, पंचायत के अंदर ही 3 टायर में अलग अलग होंगे, जैसे कि अर्बन में क्या होता है, नगर पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये अलग अलग 3 टायर हो जाएंगे। ठीक। LM सिंघवी 1986, इसने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की रिकमेंडेशन दी थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा CH हनुमंथा राव वर्किंग ग्रुप 1983, GVK राव कमेटी 1985, 86 और थुंगन कमेटी 1988। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहुत सारी स्टेप्स ली जा रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अवेयरनेस स्कीम है। ग्राम स्वराज, इसमें यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल जो है बनाया गया है, जिसमें प्लानिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है ग्राम पंचायत के फंक्शंस की। ठीक है। ग्राम स्वराज में ये पता होना चाहिए, छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकता है आपको, छोटी मोटी एग्जाम में आ जाए, यूपीएससी में चांसेस कम है। पीपल्स प्लान कैंपेन के अंदर सबकी योजना सबका विकास जो है, ये योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंदर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ड्रॉ किए जा रहे हैं। और ये कौन बना रहा है, ये ग्राम पंचायत बना रही है ये सारे डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है। नीचे से ऊपर तक के ये प्लान डेवलप किए जा रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये जो स्कीम है, ये जो कैंपेन है, ये चलाया जाता है और उस समय ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम के बारे में जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री को ध्यान रखना, एक बार चेक भी कर लेना यार, हल्का सा भूल रहा हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जहाँ तक मुझे याद था, इसके अंदर स्वामित्व स्कीम लेकर आई गई है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर क्या किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी ऑनर है उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ताकि ये क्रेडिट ले सकें, मॉर्गेज कर सकें। ठीक है। आसान इनके लिए क्रेडिटिंग हो जाए, और जो भी डिस्प्यूट वाले हैं उसको अभी छोड़ दिए हैं, उसके डिस्प्यूट चलते रहेंगे, लेकिन जो क्लियर है लैंड टाइटल्स जो किसी ओनर के अंदर है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स इस स्कीम के अंदर दिए जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फाइनेंसेस में 3 प्रॉब्लम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, 3F बोलते हैं इसको, फंक्शंस, फंक्शनरीज और फाइनेंसेस। यहाँ पर हम फाइनेंस की बात करेंगे, खुद का बहुत कम फाइनेंस होता है, खुद के जो टैक्स की बात करेंगे बहुत कम लगा पाते हैं, इनका खुद का रेवेन्यू, ओन सोर्स रेवेन्यू बहुत कम होता है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 1% जो है ओन सोर्स रेवेन्यू होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ओन सोर्स मतलब खुद से जो टैक्स लगा के या नॉन टैक्स तरीके से, सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है, या तो केंद्र सरकार से आता है ग्रांट इन एड, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आता है। ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसमें फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया गया था। 2020-21 से 22-23 के बीच में इनकी जो फिस्कल पोजीशन है उसको डिस्कस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करते हैं ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243H में जो है क्लियर कट दिया हुआ है कि जो फाइनेंसेस फॉर द पंचायत हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पंचायत इसे सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। ठीक है। इसमें 243H में ये भी दिया है कि पंचायत जो है कुछ टैक्स लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है, कुछ ड्यूटीज़ भी लेवी कर सकती है, उनको अलोकेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारे फंक्शन भी एलोकेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, डिवॉल्यूट कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। 243I में क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाएगा हर 5 साल में, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत देखी जाएगी, रिव्यू की जाएगी और रिकमेंडेशन की जाएगी, ताकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, बेहतर हो। जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी तब तक के कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उन्हें स्टेट पे या सेंटर पे रिलाय करना पड़ेगा तो काम कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 283(3)BB में क्लियर कट कहा है कि जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो भी जो है ऐसे मेजर्स रिकमेंड करेंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के अलावा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से भी इनको कुछ ना कुछ एडिशनल रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो जाएंगे फाइनेंसेस से रिलेटेड। ठीक। ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर PRI।
इनके ओन सोर्सेज की बात करें 1% टोटल इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ओन सोर्स से। टैक्स रेवेन्यू आ सकता है जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड, ये लगा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये प्री के लिए, ठीक है। कौन से टैक्स पंचायत लगा सकती है ये आपको पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकती है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स एंड ड्यूटीज़ एंड कमोडिटीज, सर्विस टैक्स, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें ये लोग लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली एक हिंदू में आर्टिकल भी आया था 2-3 दिन पहले, चाहें तो आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं जो बच्चे नए होंगे, उसमें मैंने ये फाइनेंसेस की बात की थी और कौन कौन से टैक्सेस लगा सकते हैं वो भी क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे कि फ़ीस हो गई मार्केट से, है ना, ऑक्ट्राई हो गया, आपके मार्केट में आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे टैक्स मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू फीसेस वगैरह ले सकते हैं ये, ठीक। इसके अलावा जो केंद्र सरकार से और स्टेट से जो आता है पैसा, या तो वो टाइड होता है, इसके अलावा अनटाइड फंड भी कुछ होता है जिसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन जो है फॉलो नहीं करनी रहती, आप उसको जहाँ मर्जी चाहे वहाँ खर्चा करिए। टाइड रहेगा तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैनिटेशन से रिलेटेड जो स्वच्छ भारत का प्रोविज़न चला था टॉयलेट बनाने के लिए, तो आपको उसी के लिए पैसा मिलेगा, जब तक टॉयलेट फ़ोटो नहीं भेजोगे तब तक ना। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, 10 टॉयलेट बनवा दिए तो अगला पैसा दिया जाएगा, तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होती है। स्पेशल क्रेडिट ग्रांट ये सब कोई काम के नहीं है, ठीक। तो बेसिकली जानकारी होना चाहिए बस। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करेंगे, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर दोनों ने मिलकर एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, सीबीसी। इस कमीशन के बारे में समझते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, 2011 में। कैसे किया गया, गैजेट के थ्रू। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, नहीं है ना बच्चों, नहीं है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, सीबीसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तरीके से गैजेट के थ्रू राजपत्र में जो है इनको राजपत्र के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 2021 में बनाई गई इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंदर ही इसे बनाया गया है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो मिनिस्ट्री तो अपने को समझ में आ गया, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, पर्सनल एंड ट्रेनिंग की होगी। पर्पस क्या है, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन कोलोबरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस। क्या किया जा रहा है, एक यूनिफॉर्म अप्रोच जो है डेवलप की जा रही है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट है उसको समय समय पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, डिस्कशन करने की ज़रूरत होती है, केस स्टडी, ताकि वो अपना काम जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कर सके। उसके लिए जो है एक यूनिफॉर्म अप्रोच डेवलप कौन करेगा, ये कमीशन ही करेगा। कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, चेयरपर्सन और 2 अलग मेंबर, सपोर्टेड बाय इंटरनल सेक्रेटेरिएट हेड बाय द सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी। इसे क्या करेंगे, हेड मतलब वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक। फंक्शन तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। ये प्रिपेयर करेगा एनुअल एचआर रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज, ये याद रखना। ऑडिटिंग करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि प्रॉपरली जो हमारे गवर्नमेंट के पास सिविल सर्वेंट है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका असेसमेंट किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट का असेस मतलब खुद की जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है एम्प्लॉयज़ की खुद के द्वारा, उसे भी ये असेस करेंगे। ये सारे काम जो है इस कमीशन के रहेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। आपने सुना होगा एथिक्स में आप लिखते भी हो कि सर मेरे को इंटीग्रिटी अगर किसी को देना है, इम्बाइब करना है इस तरह की वैल्यू, करेज ऑफ कन्विक्शन करना है, तो समय समय पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उसी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कमीशन बनाया गया है। कर्मयोगी ही इसलिए लाई गई थी स्कीम। और साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी ढालना ज़रूरी है। इसलिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो उसके हिसाब से भी उनको नॉलेज होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि वही ड्राफ्ट तो करते हैं लॉ। तो ये सारी चेंजेस के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है सिविल सर्वेंट को, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। अभी बात किए थे नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ट्रांजिशन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया, लार्जर एरिया, इसको म्यूनसिपालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, पैसा एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा विजन वालों को लग रहा है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 से इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार जो है शेड्यूल 5-6 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैं उसको अलग से आपको बताऊंगा। इन लोगों ने बहुत कम दिया हुआ है,
ठीक। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है पैसा एक्ट? झारखंड ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट को जो रूल्स हैं उसे ड्राफ्ट किया है और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए दिया गया है। ठीक। पैसा एक्ट 1996 में आया था, किसके रिकमेंडेशन पे? दिलीप सिंह भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे लाया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या है? टू एक्सटेंड द पंचायती राज प्रोविजन इन शेड्यूल एरिया। इसका मतलब ये किस शेड्यूल में एप्लीकेबल होगा? शेड्यूल 5 या 6? शेड्यूल एरिया 5 में रहे, 6 में नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो शेड्यूल एरिया 10 स्टेट जो अभी हमने बात की, शेड्यूल 5 जो है ये एक्सटेंड कर रहा है विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। ठीक। अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए रूल्स बना सकते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर देखें कौन रूल्स बना रहा है? झारखंड रूल बना रहा है। टोटल प्रेजेंटली 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर शेड्यूल 5 एप्लीकेबल है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। पंजाब में हो सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर एससी है ही नहीं। ठीक है। वहाँ पर शायद कैटेगरी जो SC ST कैटेगरी है वो उनकी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक। तो ये जहाँ पर शेड्यूल एरिया में जनरली ST पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी जो है वहाँ पर क्या होगा? शेड्यूल एरिया घोषित किया जाएगा। ठीक है। 8 स्टेट ने तो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए थे रूल्स, झारखंड और उड़ीसा ने नहीं किए थे, अभी रिसेंटली झारखंड ने कर दिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल मिनिस्ट्री है, ये भी याद रखना है, बहुत की पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल एरिया है तो आपको लगेगा ट्राइबल मिनिस्ट्री भी हो सकती है, यहाँ पर पंचायती राज एक्सटेंशन के लिए कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन में आएगा तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल सही कर रहे होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और फिर सडनली उसको बोलोगे नहीं यार गलत है, इतना आसान थोड़ी पूछेगा यूपीएससी, और लगा दोगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। और फिर वो गलत होगा और घर आके रोगे। पैसा एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पावर होती है वो ग्राम सभा के पास होती है। ठीक है। क्या क्या पावर होती है ग्राम सभा के पास, ये आपको अलग से पूछ सकते हैं। पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन द मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मैंडेटरी कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लैंड को एलिएनेटेड होने से रोकने के लिए भी ग्राम सभा के पास पावर होती है, और रीस्टोर भी कर सकती है किसी भी लैंड को जो ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी और को। इसके अलावा माइनर वाटर बॉडीज़, ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें भी ग्राम सभा मैनेज करती है। ग्राम सभा पता है ना? ग्राम सभा मतलब 18 साल से जितने भी बड़े लोग रहेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉल रोल में जिनका नाम है, वो सारे के सारे ग्राम सभा में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सी असेंबली टाइप की होती है विलेज में, जिसमें अडल्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। इट रेगुलेट एंड स्ट्रिक्ट सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर, मैनेज विलेज मार्केट एंड कंट्रोल मनी लेंडिंग टू शेड्यूल ट्राइब। ये ST को जो मनी लेंडिंग की जाती है, उसके बाद उनकी ज़मीन रख ली जाती है, ये सारी चीज़ें भी कौन करेगा? ग्राम सभा ही मैनेज करेगी। ठीक है। जो नॉन ST मेंबर है बहुत धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक। अब कुछ एक्ट के प्रोविजंस देख लेते हैं। कन्फॉर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, ये जो एक्ट है पैसा एक्ट, इसके जो भी रूल्स रहेंगे वो कस्टमरी जो लॉ है उससे अलग नहीं होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करते हुए इस एक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस और जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, उसको भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अलग से कोई प्रोविजंस नहीं डाले गए हैं जो बाकी पंचायत में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम सभा से रिलेटेड प्रोविज़न। हर विलेज में एक ग्राम सभा होनी चाहिए, और ग्राम सभा में कौन कौन से पर्सन होंगे इंक्लूड? जो भी 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम इंक्लूडेड है, वो सारे के सारे ग्राम सभा में क्या कर सकते हैं? इंक्लूड हो सकते हैं विलेज लेवल पर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, ऊपर तो फंक्शन पड़े ही थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट वर्क होगा विलेज में तो उसे कौन अप्रूव करेगा? ग्राम सभा करेगी। बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई कौन कर सकता है? ग्राम सभा कर सकती है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? ग्राम सभा। इवन दे हैव अ पावर टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरी इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स। इसके अलावा they also have a responsibility to safeguard and preserve the tradition and custom of the people, their cultural identity and the community resources। ठीक।
रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्रपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा विथ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल टू बी रिजर्व फॉर एसटी। हर लेवल पर, पंचायत में 3 लेवल पर है तो तीनों लेवल पर जो चेयरपर्सन है उनको भी, उनके लिए सीट भी रिजर्व करी जाएगी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। ठीक, अब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात की गई है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, अभी इसको रख देते हैं। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी हो जाएंगे। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, राज्यसभा चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑल वुमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑल वुमेन पैनल बनाई गई है वाइस चेयरपर्सन की। इनकी अगर आप वेबसाइट में जाके देखेंगे राज्यसभा की, तो उसमें क्या लिखा है, 6 मेंबर क्या किए जा सकते हैं, नॉमिनेट किए जा सकते हैं चेयरमैन के द्वारा फॉर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। लेकिन ये जो पैनल बनाई गई है इसमें 4 महिलाएं। ठीक है, दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें चेयरमैन नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं उन्हीं में से 5, 6 या 4 जितने भी लोग होंगे उन्हें यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है प्रिसाइड कर सकता है जब चेयरमैन अपसेंट रहेंगे, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द सीट ऑफ द चेयरमैन इज़ वैकेंट। जब वैकेंसी हो जाए, मान लो कि अगर खाना पीना खाने गए हैं तब तक के तो संभाल लो, चलेगा, लेकिन अगर टीचर निकाल दिया तो क्या स्टूडेंट टीचर बन जाएगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। वैसे ही जब राज्यसभा में चेयरमैन की वैकेंसी हो जाती पद पे, तो ये जो पर्सन है, जो एमपीज़ हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये प्रिसाइड नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस केस में जब वैकेंसी होती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक मेंबर ऑफ द हाउस हु हैव टू परफॉर्म द चेयरमैन ड्यूटीज़। जब ये चेयरमैन बनेंगे, है ना, जब वैकेंसी नहीं है, नॉर्मली अपसेंट हैं, खाना पीने खाने गए हैं, तब इनके पास सेम पावर होगी जितनी पावर चेयरमैन के पास होती है। ठीक, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सेशंस। रिसेंटली एक स्पेशल सेशन हुआ था, ये वर्ड स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो ऑलरेडी सेशंस बुलाए जाते हैं, अगर उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सेशन कन्वीन किया जाता है तो उसे स्पेशल सेशन कहा जाता है। आर्टिकल 85 में क्लियर कट लिखा है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। लिखा क्या है, द गैप बिटवीन 2 सेशन शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो एक सेशन जनवरी में चालू हुआ, तो अगला जो है सेशन कब होना पड़ेगा आपको, 31 जून तक होना पड़ेगा। 30 जून तक के वो सेशन अगला होना ही पड़ेगा, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फिर अगला अगर ये जून में हो जाएगा तो अगला जो है कब होगा, 1 जनवरी को दोबारा। तो एक साल में कितने मिनिमम सेशन हुए, 2 ही हुए। अपने इंडिया में अगर देखें बाय कन्वेंशन कितने सेशन होते हैं, 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 सेशन की बात नहीं की है, मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा तुम कितने भी करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, बाय कन्वेंशन हमारे यहाँ 3 होते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उसे स्पेशल सेशन कहा जाता है। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक स्पेशल सेशन किया था जिसमें कुछ लॉज पास किए थे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक, कौन बुलाएगा स्पेशल सेशन के लिए, समन, यार प्रेसिडेंट ही करता है ना, समन पावर किसकी है, प्रेसिडेंट की है। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर डेट और ड्यूरेशन डिसाइड करती है पार्लियामेंट्री सेशन की, और प्रेसिडेंट देन समन करते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बार भी बुलाया जा सकता है, 3 ज़रूरी नहीं कि एक ही बार स्पेशल सेशन होगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट। ये इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है, 361, है ना। गवर्नर के लिए भी इम्यूनिटी दी गई है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेरली बिकॉज वन ऑफ द पार्टी टू इट इज़ अ प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, सरकार वो किसके नाम से करती है, प्रेसिडेंट के नाम से। और प्रेसिडेंट का नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी जो प्रेसिडेंट को मिली हुई है कि इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस नहीं लाएंगे, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, वायलेशन कर दे। ये इम्यूनिटी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो सरकार धोखाधड़ी नहीं कर सकती, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 290 कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय यूनियन और स्टेट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर डज नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू ब्रेक द स्टैट्यूटरी लॉ। जो आर्टिकल 299 में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके नाम से बनेगा, प्रेसिडेंट और
गवर्नर के नाम से, उससे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उससे आप स्टैट्यूटरी लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। और इम्यूनिटी काय में दी गई है, आर्टिकल 361 में दी गई है। याद है क्या ये? इसमें जो है क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के एक्शन है वो इम्यून है ना, ये अपनी ड्यूटी में रह के, जो भी ऑफिस में रह करके एक्शन कर रहे हैं। मान लो वॉर कर दी, हज़ारों लोग मर गए, प्रेसिडेंट के नाम से वॉर होती है, तो फिर क्या इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाओगे? नहीं चला सकते, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी इन ऑफिस में जो भी एक्शंस होंगे उसके लिए इन्हें लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। हालांकि मान लो इनके ऊपर कोई पर्सनल कैपेसिटी में सिविल केस होता है तो उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जा सकता है, लेकिन आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। और अरेस्ट वरेस्ट तो छोड़ ही दो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इम्यूनिटी इनको दी गई है। कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड ओनली इफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डेजिग्नेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी अदर बॉडी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अंडर आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है 61। उसी समय प्रेसिडेंट के ऊपर जो चार्जेस हैं उसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल 176 एंड रूल 267। ये जो रूल्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। रूल 176 जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, 2.5 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे राज्यसभा के रूल्स हैं। और रूल 267 267, इसमें राज्यसभा एमपी के पास एक स्पेशल पावर है टू सस्पेंड द प्री डिसाइड एजेंडा ऑफ द हाउस विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। इसमें भी 2.5 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता। 267 में 267 की बात करें तो इट्स एन एडजस्टमेंट मोशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में एडजस्टमेंट मोशन नहीं होता है, यहाँ पर रूल 267 होता है। कोई भी जो प्री डिसाइडेड एजेंडा होगा उसको सस्पेंड किया जाएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसको डिस्कस किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मोशन, सिर्फ लोकसभा में होता है यार, ये याद रखना है, राज्यसभा में नहीं होता। अभी मैंने बताया रूल 267 राज्यसभा में होता है और एडजस्टमेंट मोशन लोकसभा में होता है। अगर कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई डेफिनेट मैटर है तो स्पीकर की कंसेंट से बाकी जो भी प्री डिसाइडेड एजेंडा है उसको बंद किया जाएगा और इस पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको एडजस्टमेंट मोशन लाना है तो कम से कम 50 मेंबर के आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये एडमिट किया जाएगा, स्पीकर तभी इसे एडमिट करेगा। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसमें सेंशर अगेंस्ट द गवर्नमेंट का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है ना, जनरली केंद्र सरकार या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जाता है, इसलिए ये राज्यसभा में नहीं होता है, ऑब्वियस है। इसमें भी 2.5 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है, और जब मेरी गट फीलिंग है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है, लेजिस्लेशन मेड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, अगर वो कोई लेजिस्लेशन बना रहे हैं तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। बेसिकली जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, लॉज बना देता है, इसमें एक बाउंड्रीज सेट कर देता है कि ये लॉ रहेंगे, ये प्रोविजंस रहेंगे। अब छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज कौन बनाएगा, सबऑर्डिनेट्स बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव्स बनाएंगे। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोक्रेट और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जाननी पड़ती है ना, तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प चाहिए। और पार्लियामेंट यार हमेशा सेशन में नहीं होते, लिमिटेशन ऑफ टाइम होता है, इसलिए भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किया जाता है। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल 204 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। इनका काम क्या है, ये स्क्रूटनाइज करते हैं, रिपोर्ट जो है पेश करते हैं हाउस में कि जो पावर ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बस ये डेफिनेशन पता होनी थी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, जो क्वेश्चन आया था प्री वाला वो आपको बन जाता। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा डील विद द एडमिशन विड्रॉल एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रेंजर। इट स्पेसिफाई दैट स्पीकर वेन एवर थिंग्स फिट मे ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ स्ट्रेंजर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस। ये हमने ऊपर भी पढ़े थे, है ना, ये प्रिविलेजेस में भी आता है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को। इसके अलावा विजिटर्स टू पार्लियामेंट नीड सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, इनको पार्लियामेंटेरियंस से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी चाहिए होता है। नेक्स्ट है सरपंच पति, है ना, पंचायत वेब सीरीज़ हर किसी ने देखा है। जनरली क्या होता है,
कोई एक सीट है जहाँ पर हमेशा से पुरुष लड़ रहा था और प्रधान बन रहा था, सरपंच बन रहा था। किसी साल उसका रिजर्व कर दिया गया महिला के लिए, तो महिला खड़ी हो जाती है, लेकिन एक्चुअल पावर पुरुष के पास ही होती है। जीत हो जाती है, लेकिन लीड कौन कर रहा होता है? एक्चुअल में सरपंच कौन होता है? पति। तो उसको क्या कहा जाता है? सरपंच पति। ये प्रॉक्सी की तरह बिहेव करते हैं और इन्हीं के पास रियल पावर होती है। महिला तो केवल सिर्फ इलेक्ट होती है, कोई कामकाज नहीं करती है ना। आपने उसमें पंचायत में देखा होगा, बिल्कुल सेम मैनर में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, तो वुमेन रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 1/3 ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल ऑफ पीआरआई रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। 243 मतलब 33% रिजर्वेशन है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिजर्वेशन 50% कर दिया गया है। ओबीसी को भी कुछ स्टेट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा था पंचायत में। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 50% का एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए सारे लोगों का रिजर्वेशन मिला के। ठीक है, जो भी कास्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी। वुमेन का अलग है, वुमेन में दे सकते हैं, है ना। वुमेन में महिलाओं को जो 1/3 है रिजर्वेशन, वो एसटी के अंदर, एससी के अंदर जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी दिया है। तो रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट में डाल देना, दोबारा से बता देंगे। ठीक, कौन कौन से स्टेट में 50% रिजर्वेशन है? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, बिहार और मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में भी है। इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, आर्टिकल 243 में क्लियर कट लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चाहें तो लॉ बनाएं और उसके थ्रू ओबीसी जो कम्युनिटी है उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं म्युनिसिपालिटी में, और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन म्युनिसिपालिटी भी ये सीट भी रिजर्व की जा सकती है इन ऑल द 3 टायर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 3 कंडीशन, ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की बात की है फॉर रिजर्वेशन टू ओबीसी इन लोकल बॉडीज़। कौन सा केस था? कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010, जिसमें कहा था कि सबसे पहले तो स्टेट को एक कमीशन बनाना पड़ेगा। डेडिकेटेड जो कमीशन होगा वो एम्पिरिकल स्टडी करेगा नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन लोकल बॉडीज़। उसके बाद वो क्या करेगा? जो प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करेगा और इंश्योर करेंगे उसके बाद स्टेट की जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है एससी, एसटी और ओबीसी को मिला करके वो 50% ऑफ टोटल सीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट कहाँ है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। फर्स्ट है रोल ऑफ गवर्नर। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली केरला, तमिलनाडु और पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ओवर द इशू ऑफ पेंडिंग बिल्स। बहुत सारे जो बिल्स हैं गवर्नर को भेजे गए थे इन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा एसेंड करने के लिए, लेकिन जो गवर्नर हैं तीनों स्टेट के वो इसकी चादर बनाकर सो चुके हैं और इसमें साइन नहीं कर रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली लोगों को हो रहा है और सरकार को हो रहा है। सरकार को क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर वो बिल नहीं पास करेंगे तो गवर्नेंस जो है इम्प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाएगा, और अगर गवर्नेंस नहीं हो पाएगा तो फिर इनको अगले बार 5 साल बाद वोट नहीं मिलेंगे, तो जीतेंगे कैसे? गवर्नर का क्या है? कोई नुकसान नहीं है। गवर्नर का नुकसान इसलिए नहीं क्योंकि उसे तो अपॉइंट किया जा रहा है। पीपल को जवाब किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा, इसलिए ये उनके लिए थोड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बिल्स बिफोर द गवर्नर। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 की बात करेंगे। एसेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 200 में एसेंट ऑफ गवर्नर इज़ नेसेसरी फॉर अ बिल टू बिकम लॉ। ठीक है, 200 में दिया हुआ है जब तक एसेंट नहीं होगी तब तक कि लॉ नहीं बन सकता। तो कुछ ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास। डायरेक्टली बिल जो है दोनों हाउस से पास होके किसको भेजा जाता है? गवर्नर को। या तो वह एसेंट दे दे, बिल लॉ बन जाएगा, या फिर उसे विथ होल्ड कर दे तो बिल जो है क्या करेगा? लॉ नहीं बनेगा। विथ होल्ड कर दिया मतलब अपने पास रख लिया जेब में, या फिर चादर बना के सो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? सस्पेंशन वीटो। इसमें ये बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा जो है उस बिल को ओरिजिनल शेप में या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में भेजा तो गवर्नर को एसेंट देनी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद फिर वो एक्ट बन जाएगा।
हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा है कि गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज सकता है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन टाइम लिमिट नहीं है, तो जब मन करे तब तक के जेब में रखे रहो। तो ये पॉकेट वीटो भी यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट किसके लिए रिजर्व रखेगा, गवर्नर के पास होता है, वो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। एनी बिल विच इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर वुड इफ इट बिकम लॉ सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स एज टू एंडेंजर द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइड टू फिल। अगर कोई भी ऐसा बिल है जो गवर्नर के ओपिनियन में अगर लॉ बन जाएगा तो हाई कोर्ट की पावर को डिमिनिश कर दे, या फिर उसकी जो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है उसके लिए वो खतरा है, तो ऐसे बिल को रिजर्व रखा जा सकता है गवर्नर के द्वारा। किसके लिए रिजर्व? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अब आर्टिकल 201 में बात की गई है कि प्रेसिडेंट के पास अगर आपने कंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट एसेंट दे दे, या फिर प्रेसिडेंट जो है अपने पास रख ले, देना ही नहीं है, कितने भी समय के लिए रख सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है बिल को गवर्नर के पास। अब मान लीजिए रिटर्न किया उसने बिल को गवर्नर के पास, दोबारा से जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अगर दोबारा भेजेगी तो अब गवर्नर अपने पास जो है बिल नहीं रख सकता, अब वो सीधे प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। अगर आपने एक बार प्रेसिडेंट को भेज दिया तो हर बार जो है बिल प्रेसिडेंट के पास से जाएगा, और प्रेसिडेंट को दोबारा जो है इसमें एसेंट देनी की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से भेज सकता है, जब तक मन करे उतने बार जो है जो प्रेसिडेंट होगा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है जो गवर्नर उनके लिए रिजर्व के लिए बिल रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एब्सोलूट वीटो कहलाता है, जो कि बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। आर्टिकल 153 में लिखा है कि गवर्नर होना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर गवर्नर का 5 साल का कार्यकाल हो भी जाता है तो जब तक नया गवर्नर नहीं आएगा तब तक ये गवर्नर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, 154 आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके ऊपर वेस्टेड है? गवर्नर के। जैसे प्रेसिडेंट है सिमिलर प्रोविजंस यहाँ पर है, बस आर्टिकल बदल गए हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। आर्टिकल 155 में कहा गया है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बाय वारंट अंडर द हैंड एंड द सील। 161 में क्या कहा गया है? इनके पास पार्डन की पावर, रिप्राइव की पावर। ठीक है, ये पावर थोड़ा प्रेसिडेंट से अलग होती है। ठीक, आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है होगी विद द चीफ मिनिस्टर एज इज हेड, और ये जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ठीक है, तो जो एड एंड एडवाइस वाली चीज़ है जो कि 75 में दी हुई है पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले केसेस में, यहाँ पर 163 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, 164 में गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस। नेक्स्ट है 213, हमने ऑर्डिनेंस की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 217 है जिसमें गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए गवर्नर को भी कंसल्ट किया जाता है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करते हैं रिलेटेड टू गवर्नर। कौन कौन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो कि बिल से रिलेटेड है? शमशेर सिंह केस 1974, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर वाइल विथहोल्डिंग असेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिखा सकते, आपको भेजना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा समय तक पेंडिंग बिल को नहीं रख सकते। नबाम रेबिया केस 2016, इसमें कहा गया था कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से अगर उससे ज़्यादा पावर जो है एक्सरसाइज करता है, जितनी उसके ज्यूरिसडिक्शन में है, जितनी उसके डिस्क्रिशन में है, तो फिर वो जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोविज़न है कि इनकी डिस्क्रिशनरी पावर फाइनल होगी और कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट तो खैर सब में क्वेश्चन उठा सकता है। रीसेंट जजमेंट क्या है? स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक, इसमें क्या कहा गया है
If a governor decides to withhold assent to a bill, then he has to return the bill to the legislature for reconsideration. अगर गवर्नर डिसाइड करता है कि उसे बिल को विथहोल्ड करना है तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे। ऐसा नहीं है कि आप उस बिल को जेब में डाल के रख दो या फिर उसकी चादर बना के इनडेफिनेटली सो जाओ। इसके बाद वाइस चांसलर केस में कहा गया था कि जो गवर्नर है एक्टिंग एज अ यूनिवर्सिटी चांसलर आर नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है जब वो एज अ यूनिवर्सिटी चांसलर के रूप में एक्टिंग कर रहा है। और जो हमारा लेटेस्ट केस है तमिलनाडु गवर्नर केस, उसमें ये कहा गया था कि गवर्नर कैन नॉट रिफर द बिल टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली हैज़ री एनेक्टेड द बिल्स फॉलोइंग द गवर्नर्स विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट। ठीक है, मान लो कि गवर्नर ने विथहोल्ड कर लिया और उसके बाद रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा और दोबारा से जो है उसको बिल को वापस भेजा गया गवर्नर को। तो गवर्नर अब दोबारा से प्रेसिडेंट के पास रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, विथहोल्ड कर लिया और रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया। अब रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा तो स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा भेजा, तो अब उसको एसेंट देनी ही पड़ेगी। अब वो ये नहीं बोल सकता कि मैं क्या करूँगा, प्रेसिडेंट के लिए रखूँगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समय से न्यूज़ में है। एक और होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दोनों की बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझ लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि मोदी जी और ममता बनर्जी दोनों सारे गिले शिकवे भूल करके साथ में मिलकर काम करें। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक्सक्लूसिवली काम न करें, दोनों ही कॉपरेट करें, एक साथ मिलके काम करें, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें जो रिलेशनशिप है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। हॉरिजॉन्टल दोनों की रिलेशनशिप होती है केंद्र और राज्य में, और कहा जाता है कि दोनों को मिल के काम करना चाहिए। जो नेशनल एजेंसी और स्टेट एजेंसी है गवर्नमेंट की, उन्हें जॉइंटली फंक्शन करने की ज़रूरत है रेदर देन एक्सक्लूसिवली। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में ये स्टेट के बीच की रिलेशनशिप है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete कर सकता है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि रैंकिंग्स निकालते हैं नीति आयोग, उसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete कर रहा है। फॉर इन्वेस्टमेंट एक स्टेट दूसरे स्टेट से compete कर रहा है कि मेरे स्टेट में आओ। गुजरात वाले और महाराष्ट्र में अलग कंपटीशन चलता है, आपने देखा होगा कि मेरे राज्य में जो है आप क्या लगाइए, नई फैक्ट्री लगाइए, नया प्लांट लगाइए। तो ये कंपटीशन स्टेट्स के बीच में, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और ये कौन इसमें सपोर्ट करता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बोलता है कि तुम लोग जो है कंपटीशन करो, जो बढ़िया काम करेगा उसको हम बेहतर चीज़ें देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दी जाएगी या फिर आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि ये कंपटीशन बना रहे। और कंपटीशन हेल्दी होता है, अगर सब लोग जो है कम्पीट करेंगे तो वो राज्य जल्दी समृद्ध हो सकता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, 7 शेड्यूल हम जानते हैं। 7 शेड्यूल में अलग अलग लिस्ट दी है जिसमें पावर डिमार्केट की है पार्लियामेंट की और स्टेट की, और जिसमें कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं लॉ। अगर मान लीजिए अलग अलग लॉ बना लेते हैं तो फेडरल सुप्रीमेसी यहाँ पर काम करेगी, केंद्र सरकार का लॉ वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से एसेंट ले लेती है तो फिर स्टेट का लॉ भी चल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, इसमें राज्यसभा का एक स्पेशल प्रोविज़न है। राज्यसभा जो है एक नई ऑल इंडिया सर्विस इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको बस एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। 2/3 जो मेंबर प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 272 इस मेजॉरिटी से। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो कि एनफोर्स कर रहे हैं सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शो कर रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम ISC में। इसके अलावा जोनल काउंसिल है, सेम है ये भी, है ना। इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइनेंस कमीशन, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। और GST काउंसिल, दोनों साथ में मिलकर टैक्स लगा रहे हैं। इससे बेस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। 279A। ठीक है, GST से बेस्ट अभी के समय में कोई एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इंटर स्टेट
बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के बीच में कुछ कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनकी बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, असम और अरुणाचल के बीच में रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें बहुत पुराना लॉन्ग डिकेड्स का जो इनका डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, मेथड्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमॉन्ग स्टेट, कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहले है जुडिशियल रिड्रेसल। आर्टिकल 131 की बात की गई है। अगर डिस्प्यूट है केंद्र सरकार या किसी एक या उससे ज़्यादा राज्य सरकार के बीच में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एनी स्टेट एक साथ हैं एक साइड पे, और बाकी दो या दो से अधिक स्टेट दूसरे तरफ हैं, इस केस में अगर डिस्प्यूट होता है या फिर दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं इसके रिड्रेसल के लिए? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 32 में भी तो इनका ओरिजिनल है। बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। आप 226 के अंदर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो। लेकिन अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा तो आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक, अब गलती से जो है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप जो है फटाफट खुशी में सही कर देंगे, उसे टिक मार देंगे, और वहाँ लिखा होगा किन किन के बीच के जो डिस्प्यूट हैं उसे एड्रेस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, ऐसा लिखा रहेगा। और आप देखेंगे नहीं, एकदम खुश हो जाएंगे और सटाक से मारेंगे आर्टिकल। हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता यार। केंद्र सरकार और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिस्प्यूट क्यों नहीं हो सकता? अरे दोनों ही, अरे यूनियन टेरिटरी को कौन हेड करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है? केंद्र सरकार ही तो करती है। क्या बताऊँ, तुम लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल में भी हम जो डिस्प्यूट है उसे एड्रेस कर सकते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट काउंसिल का, इसे 263 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये टेम्पररी बॉडी है। समझ में आया क्या? टेम्पररी काउंसिल होती है ये, प्रेसिडेंट इसे सेटअप करते हैं। कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था? सरकार या कमीशन ने रिकमेंड किया था कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल का क्या जो है पर्पस होता है? अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट है स्टेट और स्टेट के बीच में, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं हम इंटर स्टेट काउंसिल में। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उससे रिलेटेड बातचीत होगी, रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, ये सब इसके जो है काम है। यहाँ पर 3 फंक्शन है, एक बार आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जोनल काउंसिल की बात करता हूँ। जोनल काउंसिल स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये जो है इस्टेब्लिश की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। उस समय नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे। 5 जोनल काउंसिल अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट है ना, स्टेट के बीच में, केंद्र के बीच में या बाकी स्टेट्स में, उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है, ठीक। अब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? हरियाणा हिमाचल ओवर परवानो रीजन नियर पंचकुला, ठीक। तो नियर पंचकुला जो है किन किन के बीच में है? हरियाणा और हिमाचल। परवानो रीजन आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ओवर सरचू लाइंग अलॉन्ग द लेह मनाली हाईवे। तो सरचू जो है किन किन के बीच में डिस्प्यूट है? सरचू रीजन में हिमाचल और लद्दाख के बीच में। हरियाणा पंजाब ओवर चंडीगढ़, अब इसमें दम नहीं बचा। गुजरात राजस्थान ओवर मनगढ़ हिल, अब ये भी लगभग मतलब अभी शांत है, ठीक है, डॉर्मेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ओवर बेलगम डिस्ट्रिक्ट। बेलगम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत बड़ी मराठी पॉपुलेशन है और उसे कर्नाटका में इंक्लूड किया है। रिसेंटली संजय रावत ने बोला था और बहुत फनी स्टेटमेंट दिया था, जिस तरीके से चाइना इंडिया में घुस आया है, महाराष्ट्र भी बेलगाम में घुस करके उसे ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका केरला का भी डिस्प्यूट चल रहा है ओवर कसरगोड, पार्ट ऑफ केरला विथ मैनी कन्नड़ स्पीकिंग की पीपल। यहाँ पर कसरगोड में बहुत सारे कर्नाटका पीपल है, कन्नड़ पीपल है, यहाँ पर भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। जोनल काउंसिल चेयरपर्सन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। 5 जोनल काउंसिल है, ठीक। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो 1971 एक्ट से बनाई गई है, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है इन 5 जोनल काउंसिल में। और इसके अलावा सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ रहा है,
ठीक, उत्तराखंड को गलती से नॉर्थ में मत मार देना, ये की पॉइंट है, बाकी सब तो आप लगा लोगे। ठीक है, ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो यहाँ पर इस एक्ट से नहीं बनाई गई है, 1956 एक्ट से, उसके लिए 1971 एक्ट अलग से बनाया गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है टर्म ऑफ रेफरेंस टू द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है, तो ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है दोबारा से इस्टेब्लिश की गई थी और उसके जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई जल्दी से सतलज यमुना लिंक कैनल है उसको बनाया जाए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, जो डिले कर रहे हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करते हैं। 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 में वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट स्टेट में आते हैं। वाटर सप्लाईज हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनल हो गया, ड्रेनेज हो गया, एम्बार्कमेंट हो गया, वाटर स्टोरेज हो गया, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं। लेकिन यूनियन लिस्ट एंट्री 56 के अंदर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इससे रिलेटेड लॉस कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, मैकेनिज्म टू डील विथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये देख लेते हैं। आर्टिकल 262 अलग से बनाया गया है, इसमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के समय में है ना, ये सारे इश्यूज पहले से ही आ रहे हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उसमें लिखा गया था कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ओवर इंटर स्टेट रिवर वाटर और रिवर वैली। क्या कहा था कि लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, किससे रिलेटेड? अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी स्टेट के बीच में किसी इंटर स्टेट रिवर को लेकर के रिलेटेड टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल, तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए पार्लियामेंट एक अलग से लॉ बनाएगा। ठीक, पार्लियामेंट ने 2 लॉ बना दिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और रिसेंटली इसको रिप्लेस करने के लिए एक बिल भी आया था, लेकिन अभी तक के वो पास नहीं हुआ है। ठीक, और दूसरा क्या है? रिवर बोर्ड एक्ट 1956। जो पहला एक्ट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हमारा जो डिस्प्यूट है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल को बनाया जाए, वो हमारा जो डिस्प्यूट है उसको क्या करेंगे? एडजुडिकेट करेंगे, उसे एड्रेस करेंगे। और रिवर बोर्ड एक्ट के अंदर क्या किया जा रहा है? रिवर बोर्ड सेटअप की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। जो इंटर स्टेट रिवर है उसके डेवलपमेंट के लिए अलग से रिवर बोर्ड केंद्र सरकार बना रही है। 262 आर्टिकल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड की गई है। सिमिलरली जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा वो फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो फाइनल ऑर्डर होगा वो ट्रिब्यूनल के द्वारा ही दिया जाएगा, जो पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मानने से रहा। आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं तो अपील सुनूंगा अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अगर कोई स्टेट खुश नहीं है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से, उनके पास पानी कम आया है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं स्पेशल पेटिशन लीव के अंदर, आर्टिकल 136 के अंदर। नेक्स्ट क्या है? ये कुछ वर्ड्स हैं, हेल्सिंकी रूल्स ऑफ 1966 और कैंपेन कंसोलिडेशन ऑफ ILA रूल्स 1966 से 99। ये वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो ये किससे रिलेटेड हैं? इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग फार्मूला से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल रूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंटर स्टेट वाटर रिवर्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट कई बार यूज़ कर चुका है। अब जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग, उसको देख लेते हैं जो अभी तक सेटअप हुई है। ठीक है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से कंसर्न स्टेट हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महादाई वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है उसके कंसर्न स्टेट कोलकाता, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। नर्मदा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। रवि एंड ब्यास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके अलावा वंशधारा
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। गोदावरी, इसमें सबसे अधिक स्टेट है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं 1956 एक्ट के अंदर अभी तक, वो सारे ट्रिब्यूनल्स हो जाएंगे। ठीक है, पूछ सकते हैं यार आपको, स्टेट कंसर्न स्टेट पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है SYL कैनल। ठीक है, सतलज यमुना लिंक कैनल की बात की जा रही है ना। ऊपर बताया था मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब जल्द से जल्द कैनल कंप्लीट करे। कब प्लान की गई थी पता है? ये 1966 में 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनल प्लान की गई थी और आज तक नहीं बनी है। पर्पस क्या था इसका? टू शेयर वाटर्स ऑफ रावी एंड ब्यास रिवर। रावी और जो ब्यास रिवर है उनके पानी को शेयर करना था, किन किन के बीच में? हरियाणा और पंजाब स्टेट। इसमें पंजाब को जो है 122 किलोमीटर की कैनल बनाना था और 92 किलोमीटर की कैनल हरियाणा को बनाना था। हरियाणा 1980 में कैनल बना चुका है, लेकिन पंजाब मार रहा है बहाने, क्योंकि पंजाब को पानी करना पड़ेगा शेयर। ठीक, वो क्या कह रहा है? रिपेरियन प्रिंसिपल का हवाला दे रहा है और बोल रहा है हमारे पास पानी नहीं। रिपेरियन प्रिंसिपल का हवाला देके क्या बोल रहा है? जो वाटर बॉडी के बाजू में एडजेसेंट में रहेगा पानी तो उसी का रहेगा, वही यूज़ कर सकता है। तो वो बोला हमारे पास से रिवर जा रही है, अब हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये जो है रिपेरियन प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में। पहली ट्रिब्यूनल 1969 में बनाई थी, दूसरी ट्रिब्यूनल 2004 में बनाई थी। ठीक, लेकिन जो 2004 की ट्रिब्यूनल थी उसको वो किस में एलोकेट की गई थी? अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में। लेकिन फिर 2013-14 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, तो अब दोबारा से डिमांड चल रही है कि भाई जो है दोबारा से ट्रिब्यूनल बनाई जानी चाहिए। कर्नाटका और महाराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि तुम दोनों देख लो, जो पुराने वाले में तुम लोगों को जितना पानी दिया था उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे में छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले मान नहीं रहे। कृष्णा रिवर के बारे में तो जानते हो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। कहाँ कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ से बहती है। इसलिए तो डिस्प्यूट है चारों स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हमारा ये लास्ट टॉपिक था शायद थर्ड यूनिट का। ठीक है, अब जुडिशरी की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा। फर्स्ट है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। 2 साल से न्यूज़ में चल रहा है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आज तक कॉन्क्लेव का शो था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आए थे। उन्होंने कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताया था और बताया था कि कितनी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है एक जज का अपॉइंटमेंट होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और काफ़ी सारी लेयर देखने को मिल रही थी। हम लोगों को बाहर से लगता है कि बहुत ही ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसको सुनने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट इतना आसानी से नहीं हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी भी है कोलिजियम में। ठीक, अब बात करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोलिजियम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको सुनने के बाद ऐसा लगा था। अब न्यूज़ में क्यों था? सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक कंटेम्प्ट केस जो है हीयरिंग कर रही थी उसकी, और वो जो कंटेम्प्ट केस था वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में था। और केस क्या था कि इनऑर्डिनेट डिले किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा इन जजेस अपॉइंटमेंट। जो कोलिजियम ने नाम भेजे हैं जजेस के केंद्र सरकार को, उस नाम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या तो आप फाइनलाइज करिए और या फिर उसको वापस भेज दीजिए अपने ऑब्जेक्शन के साथ में। कुछ ना कुछ तो करिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप उस पर सो जाएं। ठीक, सो जाए वाली बात नहीं कही थी, जनरल बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अपॉइंटमेंट होता कैसे है जजेस का हायर जुडिशरी में। ठीक, आर्टिकल 124(2) में और 217 में दिया हुआ है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट और 217 में हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक, जो अपॉइंटमेंट है वो 3 जज केस से इवॉल्व हुए हैं। पहले जो अपॉइंटमेंट होता था उसका तरीका अलग था, अब जो है कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होते हैं। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। कोलिजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट इज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जज। मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा तो केवल 3 जज रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना रहेगा तो कोलिजियम में
तो 5 जज रहेंगे, चीफ जस्टिस +4, और सेकंड वाले में हाई कोर्ट वाले में चीफ जस्टिस +2। इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब अगर हाई कोर्ट जज की बात करेंगे, उसको अपॉइंट करना है तो उसके लिए जो प्रपोज़ल है वो कहाँ से शुरू होगा, हाई कोर्ट से ही शुरू किया जाता है। जो हाई कोर्ट कोलिजियम होती है वो अपने जो नाम होती है वो भेजती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को। हाई कोर्ट की कोलिजियम में कितने लोग रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट +2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये लोग जो है हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए नाम भेजेंगे पहले, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड होगी। इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, अंडर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो MOP फाइनल की गई है उसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है और करवा सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो से फॉर कैंडिडेट्स रिकमेंडेड। जो केंद्र सरकार को भेजे गए हैं नाम, उनके बारे में सारी जो है रिपोर्ट ली जाती है, IB से ये सारी रिसर्च करवाई जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, क्लैरिफिकेशन सीख कर सकती है रिगार्डिंग कोलिजियम चॉइसेस जो जज के नाम भेजे गए हैं। हाउएवर अगर कोलिजियम वापस सेम नाम भेज देता है तो गवर्नमेंट को उनको जजेस को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी। 124(2) और 217 आर्टिकल की यहाँ पर हम बात करेंगे। 124(2) में सुप्रीम कोर्ट जज की बात की गई है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट जिससे भी कंसल्टेशन करना चाहें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज से। ठीक, अब बात क्या हो गई कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनसे जो कंसल्टेशन किया जा रहा है, ये रिकमेंडेशन देंगे, तो क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। ठीक, कंकरेंस होगा या नहीं होगा, ये बात, यही मुद्दा जो है जड़ फसाद की जड़ बनी। 1981 में फर्स्ट जज केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ एडवाइस ली जा रही है, और वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट जो है रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है फाइनल से किसका होगा, एग्जीक्यूटिव का ही होगा। और पूरी दुनिया में यही होता है, टू बी ऑनेस्ट, जजेस अपने आप को खुद को अपॉइंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी होती है इस नाम से कोलिजियम सिस्टम की। सेकेंड जज केस 1993 में हुआ, उसमें ही कोलिजियम को क्रिएट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है और उसकी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं कोलिजियम का। इस केस के हिसाब से 2 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रिकमेंडेशन भेजेंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। ठीक, उसके बाद थर्ड जज केस 1998 में है, इसमें जो है क्या कर दिया, 2 की जगह 4 जज कर दिए, बस इतना ही हुआ है। ठीक, 217 आर्टिकल में हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट की बात की है, इसे भी प्रेसिडेंट करेगा, ये याद रखिए। हाई कोर्ट जज है तो ऐसा नहीं गवर्नर करेगा, इसको याद रखना है, गलती से भी भूलना नहीं है। इसमें कंसल्टेशन किसका होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये भी याद रखें, गवर्नर यहाँ पर एक एडिशनल है। ठीक है, इसके अलावा कोलिजियम की तो हमने बात की ही है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी थोड़ा बहुत सजेशन लिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज। ठीक है, अभी बात किया था यार मैंने, 312 आर्टिकल के अंदर राज्यसभा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश कर सकती है। ये 312 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 47 अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। 2/3 मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन बस पास कराना होगा विच विल बी एग्रीड बाय द लोकसभा, तो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस का इन लोअर जुडिशरी। 233 और 234 आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में दिया गया है और कहा है कि ये एक्सप्लिसिटली डोमेन ऑफ स्टेट में आता है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट के डोमेन में आते हैं, हाई कोर्ट के जूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। All judges of lower judiciary up to the level of district judge are selected through provincial civil service examination। ठीक है, in most of the states जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंसर्न हाई कोर्ट दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हाई कोर्ट इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ और इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और जल्दी लेके आऊँगा, उसमें 100% कोशिश करूँगा कि सारा जो है अपन कंप्लीट करें। होपफुली आपको ये सारा जो है चीज़ें
अच्छे से समझ में आ रही है? जो नहीं आ रही है यार प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना? तो मैं उसके लिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ों को। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।